पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है रैंप एंड पेडेस्टल सर्किट के माध्यम से एससीआर का फेस कंट्रोल। तो ये फेस कंट्रोल सर्किट है या फेस कंट्रोल है एससीआर का विद द हेल्प ऑफ रैंप एंड पेडेस्टल सर्किट। एससीआर में जो फेस नियंत्रण होता है, अर्थात जो हमारे पास एसी की हाफ साइकिल है, फॉरवर्ड बायस अग्र बायस वाली साइकिल और ऐसे ही रिवर्स बायस की साइकिल। तो हमें पता है कि एक एससीआर जो है वो रिवर्स वाली साइकिल में तो रिवर्स बायस होने के कारण कंडक्ट करेगा नहीं, तो केवल अग्र बायस साइकिल का जितना भी फेस नियंत्रण होता है वो कितने माध्यमों से किया जा सकता है, जैसे प्रतिरोध तथा संधारित्र आरसी सर्किट काम में लेके, ट्रांसफार्मर सर्किट यूज़ करके, यूजेटी काम में लेके, और एक है यूजेटी पर आधारित रैंप एंड पेडेस्टल सर्किट। तो इस प्रकार के मेथड में यूजेटी जो है उसको यूज़ किया जाता है। उस यूजेटी के माध्यम से सर्किट का फेस कंट्रोल किया जाता है। फेस कंट्रोल का अर्थ है जो फेस जो हमें आउटपुट की वोल्टेज मिल रही है, जैसे अगर हम एससीआर के स्थान पे एक साधारण डायोड यूज़ करें तो एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस है, इसीलिए साधारण डायोड के लिए क्या होता है कि जो 0 से लेकर पाई तक की साइकिल है उसमें कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 से पाई तक की हाफ साइकिल में नियंत्रण किया जा सकता है, अर्थात वेवफॉर्म को कम तथा ज़्यादा किया जा सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द फायरिंग एंगल और द ट्रिगरिंग एंगल ऑफ एससीआर। तो ये जो हम फेस कंट्रोल सर्किट में देख रहे हैं रैंप एंड पेडेस्टल सर्किट, ये एक प्रकार का ट्रिगरिंग सर्किट या फायरिंग सर्किट ये एससीआर के लिए, एससीआर के गेट पर पल्स देने के लिए यूजेटी पर आधारित ये सर्किट काम में लिया जाता है। इसमें यहाँ पर एक तो जो वेवफॉर्म हमें मिल रही है उसमें रैंप वेवफॉर्म मिल रही है, और क्योंकि यूजेटी का जो आउटपुट रहेगा वो एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या विश्रांति दोलित्र से रैंप आउटपुट रहेगा, और जो वोल्टेज हम यहाँ पर एक यूज़ कर रहे हैं उस वोल्टेज का हमने नाम दिया है पेडेस्टल वोल्टेज, इसीलिए हमने यहाँ दो शब्द काम में लिए, रैंप एंड पेडेस्टल सर्किट। अर्थात पेडेस्टल सर्किट के माध्यम से, पेडेस्टल वोल्टेज के माध्यम से जो एससीआर का फेज़ नियंत्रण है उसको किया जा रहा है। तो इस विधि के द्वारा जो यूजेटी है उसकी सहायता से जितना भी फेज़ नियंत्रण है उसको परफॉर्म किया जाता है। इस प्रकार की विधि में ये एक प्रकार की ट्रिगरिंग ही है एससीआर की, अर्थात एससीआर की ही फायरिंग हो रही है या ट्रिगरिंग हो रही है, उसको टर्न ऑन किया जा रहा है। उस टर्न ऑन में जो पल्स प्रोवाइड की जा रही है गेट पे, अर्थात गेट पर जैसे एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए जब वो एससीआर अग्र बायस में होगा तो गेट पर एक पल्स दी जाएगी, धनात्मक पल्स। तो वो जो धनात्मक पल्स है वो किसके माध्यम से दी जा रही है, एक यूजेटी के आउटपुट से कनेक्ट की जा रही है। ये जो यूजेटी का सर्किट है ये है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, वहाँ पर जो हमें आउटपुट मिला था वो रैंप वेवफॉर्म यहाँ पर यूज़ की जा रही है एज गेट पल्स। तो ये जो रैंप एंड पेडेस्टल सर्किट है, इस रैंप एंड पेडेस्टल सर्किट में जो यूजेटी है उसका जो विश्रांति दोलित्र में उसकी कार्य प्रणाली है वो यूज़ की जा रही है, उसकी सहायता से जो ट्रिगरिंग है वो की जा रही है। ट्रिगरिंग के माध्यम से जो आउटपुट की वेवफॉर्म है उस वेवफॉर्म का नियंत्रण, अर्थात उस वेवफॉर्म को कम तथा ज़्यादा किया जा सकता है। तो जो सर्किट हम देख रहे हैं उस सर्किट में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे जो इनपुट की सप्लाई वोल्टेज है वो है हमारे पास Vs इज़ इनपुट सप्लाई वोल्टेज। ऐसे ही रेक्टिफायर की डीसी वोल्टेज है हमारे पास Vdc। जेनर वोल्टेज इसको बताया गया है Vz से। ऐसे ही पेडेस्टल वोल्टेज ये है Vpd, तो जहाँ हमने सर्किट में यूज़ किया है टर्म Vpd वो है पेडेस्टल वोल्टेज। ऐसे ही जो Vc है वो है कैपेसिटर वोल्टेज, अर्थात संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज। जो Vg है वह है हमारे पास गेट वोल्टेज, और ऐसे Vo है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज। ये जो आउटपुट वोल्टेज रहेगी वो रहेगी हमारे पास लोड के अक्रॉस, जो भी लोड कनेक्टेड है, वो मोटर है, प्रतिरोध है, या जो सर्किट आउटपुट का कनेक्टेड है, जिस सर्किट को नियंत्रित करना है उसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगी हमारे पास Vo। Vg गेट वोल्टेज जो हम एससीआर के या थायरिस्टर के गेट पर अप्लाई करेंगे। ये कैपेसिटर या संधारित्र के अक्रॉस वोल्टेज Vc। जो जेनर डायोड हम इसमें काम में लेते हैं वो जेनर डायोड एज रेगुलेटर सर्किट, अर्थात रिवर्स बायस में कार्य करेगी, और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पर या एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जो वेवफॉर्म है उसका आउटपुट देगी।
ऐसे ही जो हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट है, तो हमें पता है कि रेक्टिफायर एक दिष्टकारी एसी को परिवर्तित करता है डीसी में। तो जो आउटपुट डीसी मिलेगा उस आउटपुट वोल्टेज को हमने दिखाया है वीडीसी से। पेडिस्टल वोल्टेज, जिस वोल्टेज के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है, वीपीडी। तो ये होता है इसका सर्किट। इसके सर्किट में एक तो हमारे पास सबसे पहले इनपुट की सप्लाई है, तो ये है इनपुट की सप्लाई वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, एक प्रकार की एसी सप्लाई। तो हमारे पास अग्र बायस की हाफ साइकिल भी होगी फॉरवर्ड बायस की, और ऐसे ही रिवर्स बायस की भी हाफ साइकिल होगी। तो इस एसी के लिए अभी जैसे फॉरवर्ड बायस की हाफ साइकिल है तो ये यहाँ पर प्लस, ये यहाँ पर माइनस। रिवर्स बायस की साइकिल होगी तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। अभी अगर हम इस सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस कनेक्टेड है इस T1 अर्थात इस SCR1 के प्लस से, क्योंकि SCR1 का क्या है प्लस एनोड, ये कनेक्टेड है यहाँ पर प्लस से। ऐसे इसका जो कैथोड है माइनस, ये यहाँ पर कनेक्टेड है इस माइनस से। तो इसीलिए T1 जो है वो यहाँ पे अग्र बायस है। अगर हम T2 की स्थिति थायरिस्टर 2 या SCR2 की स्थिति देखें तो T2 का जो माइनस है अर्थात जो कैथोड है वो कनेक्टेड है प्लस से, और ऐसे ही जो प्लस है जो एनोड है वो कनेक्टेड है यहाँ पर माइनस से। तो T2 रिवर्स बायस है। तो अगर इनिशियली गेट पल्स दी जाती है तो अग्र बायस की हाफ साइकिल में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हाफ साइकिल में T1 जो है वह कार्य करेगा या कंडक्ट करेगा तथा T2 की स्थिति ऑफ रहेगी। ऐसे ही अगर हम रिवर्स बायस की हाफ साइकिल देखें तो यहाँ हो जाएगा माइनस रिवर्स बायस में, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ये जो माइनस है ये माइनस इस T2 को कर देगा फॉरवर्ड बायस, ऐसे यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस इसको कर देगा फॉरवर्ड बायस। तो जो हमारे पास 0 से पाई तक की अग्र बायस की हाफ साइकिल होगी उसमें T1 कंडक्ट करेगा या कार्य करेगा। जो हमारे पास पाई से 2 पाई की रिवर्स बायस की हाफ साइकिल होगी उसमें जो T2 है वह कार्य करेगा, T2 कार्य करेगा। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव में भी मिलेगा, ऐसे ही नेगेटिव में भी मिलेगा। अभी ये इनिशियली सर्किट है हमारे पास, ये हमने AC दिया। ये यहाँ पर ये रेक्टिफायर सर्किट है 4 डायोड से निर्मित, D1, D2, D3 और D4। इस रेक्टिफायर सर्किट के माध्यम से जो रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा अर्थात जो फुल वेव आउटपुट हमें प्राप्त होगा वो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर VDC, ये प्लस और ये माइनस, ये VDC DC वोल्टेज इस रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। उसके पश्चात एक प्रतिरोध लगाया हुआ है R1 धारा के नियंत्रण के लिए। फिर एक जेनर डायोड कनेक्टेड है। ये जो जेनर डायोड है इसका विभव या वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा VZ। तो जिस समय इस पॉइंट पे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जिस समय वोल्टेज जो है वो VZ से अधिक हो जाएगा तो ये जेनर डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा, अर्थात रिवर्स बायस में इसमें से धारा प्रवाहित होगी। तो जिस समय वोल्टेज, इनपुट का वोल्टेज ग्रेटर देन VZ हो जाएगा उस स्थिति में जेनर डायोड कंडक्ट करेगा। ऐसे ही हमारे पास आगे कनेक्टेड है R2 एक वेरिएबल प्रतिरोध है जिस पर एक वाइपर लगा हुआ है। इसके आगे पीछे मूव करने से जो प्रतिरोध है उसका मान परिवर्तित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम वोल्टेज देखें इसके और ग्राउंड के मध्य, तो ये वोल्टेज है VPD पेडिस्टल वोल्टेज। इस पेडिस्टल वोल्टेज को कम तथा ज़्यादा करके जो ट्रिगरिंग है SCRs की उसको कंट्रोल या नियंत्रित किया जा सकता है। फिर लगा हुआ है एक डायोड। ये जो डायोड है ये डायोड का प्लस और ये डायोड का माइनस। डायोड के माइनस सिरे से एक तो ये प्रतिरोध कनेक्टेड है R, ऐसे ही यहाँ पर एक संधारित्र, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है C जिसके अक्रॉस वोल्टेज है VC, कैपेसिटर वोल्टेज। उसके बाद एक प्रतिरोध कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R3। ये यहाँ पर ये UJT लगा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ये पल्स ट्रांसफार्मर का सर्किट। यहाँ पर ये लिखा हुआ है VG है गेट वोल्टेज, अर्थात जो गेट पल्सेस का विभव दिया जा रहा है। जिस समय भी UJT टर्न ऑन होगा, अर्थात UJT ऑन स्थिति में है, उस स्थिति में धारा उसके एमिटर से प्रवाहित होगी, अर्थात इस सर्किट में प्रवाहित हो रही है। इसकी जो प्राइमरी कॉइल है और प्राइमरी से सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होगा, तो जो पल्स VG है वो प्रोवाइड हो जाएगी T1 पे। अगर T2 फॉरवर्ड बायस है तो वो प्रोवाइड हो जाएगी T2 पे। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है A B। ये सिर्फ डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर कनेक्शन दिखाया हुआ है।
बट बेसिकली ये दोनों थायरिस्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड है। फॉरवर्ड बायस की हाफ साइकिल में अभी सर्किट के अनुसार T1 कंडक्ट करेगा और रिवर्स बायस की हाफ साइकिल में T2 जो है वह कंडक्ट करेगा। इस प्रकार के सर्किट में जितना भी नियंत्रण होता है वो होता है VPD के द्वारा, पेडिस्टल वोल्टेज के माध्यम से। तो जो हमारे पास पेडिस्टल वोल्टेज होती है, इस पेडिस्टल वोल्टेज के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। अब अगर हम इस सर्किट को देखें तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है। एक तो ये रेक्टिफायर का सर्किट D1, D2, D3, D4 का। यहाँ पर ये जो पूरा सर्किट है अर्थात R, R3, C और ऐसे ये UJT, तो ये पूरा सर्किट है हमारे पास रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का सर्किट। तो विश्रांति दोलित्र की भांति एक UJT को काम में लिया, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारे अवयव हमें काम में लेने पड़ेंगे, ये कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद ये T1 और T2 SCR जो कनेक्टेड है, जिनको पल्स प्रोवाइड करनी है, जिनके गेट पर पल्स दी जानी है, जिनको ट्रिगर करना है, जिसके द्वारा फेस कंट्रोल किया जा रहा है। और ये यहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड है UJT। ये UJT का एमिटर, ये इसका बेस 1 और ऐसे ये इसका बेस 2। तो एमिटर, बेस 1 और बेस 2। अब इस प्रकार के सर्किट में जहाँ पर हमारे पास VZ अर्थात यहाँ पर जैसे इनपुट का वोल्टेज VZ से अधिक होगा तो ये कंडक्ट करेगा जेनर डायोड। जब जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस इनिशियली कैपेसिटर चार्ज होना जब प्रारंभ करेगा, तो अगर इस वाइपर की को सेट इस प्रकार से किया जाता है अर्थात R2 जो है उसकी हेल्प से इस प्रकार से वोल्टेज सेट की जाती है कि जो VPD है अर्थात जो पेडिस्टल वोल्टेज है वो कम है। जब तक तो कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होना स्टार्ट होगा, जब कैपेसिटर की चार्जिंग के टाइम, क्योंकि कैपेसिटर चार्जिंग में ये सिरा होगा प्लस और ये होगा माइनस, ये प्लस है डायोड के माइनस से कनेक्टेड, डायोड उस स्थिति में रहेगा रिवर्स बायस। जिस समय कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ईटा टाइम्स VZ हो जाता है, ईटा है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ UJT। तो जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ईटा टाइम्स VZ हो जाता है, ईटा इज इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ऑफ UJT, तो ईटा टाइम्स VZ जैसे ही हो जाएगा उस समय में जो UJT है वो टर्न ऑन हो जाएगा अर्थात उसके एमिटर से धारा प्रवाहित होगी। एमिटर से धारा प्रवाहित होगी अर्थात VG वोल्टेज जो है वो प्राप्त हो जाएगा और ये पल्स दे दी जाएगी T1 को फॉरवर्ड बायस की हाफ साइकिल में। ऐसे ही जब रिवर्स बायस होगा तो ये पल्स जाएगी T2 थायरिस्टर पर और फेस कंट्रोल किया जाएगा। अब जो कैपेसिटर हमारे पास C यूज़ किया है अर्थात जो VC है, VC की वैल्यू जब तक लेस देन ईटा टाइम्स VZ है तब तक UJT टर्न ऑन नहीं होता है और किसी प्रकार की गेट पल्स जो है वो इन थायरिस्टर्स पर नहीं जाती है अर्थात जो भी थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है उसको पल्स नहीं प्राप्त होती है, जिस स्थिति में VC इज़ लेस देन ईटा टाइम्स VZ। जब VC इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ईटा टाइम्स VZ तब UJT टर्न ऑन होगा और जो पल्स है वो प्रोवाइड होगी अर्थात गेट की पल्स जो है वो उस थायरिस्टर को प्राप्त होगी। इसमें जो फायरिंग एंगल है उसका नियंत्रण किया जाता है इस पेडिस्टल वोल्टेज के माध्यम से। यदि हमारे पास पेडिस्टल वोल्टेज का मान कम है तो उस केस में हमें आउटपुट भी कम प्राप्त होगा अर्थात जो फायरिंग एंगल है वो अधिक होगा। तो ये हमारे पास VC कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, जिस समय कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग जो है वो इस UJT के एमिटर सर्किट और इस जो प्राइमरी कॉइल है पल्स ट्रांसफार्मर का उसके थ्रू होती है। यहाँ पर हम पल्स ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं अधिकतर केसेस में क्योंकि इसमें जो विश्वसनीयता है या रिलायबिलिटी है वो अधिक होती है, अच्छी होती है। ये एक प्रकार का 1:1 का ट्रांसफार्मर होता है। अगर हम यहाँ पर जो हमें पल्स मिल रही है तो वही एग्जैक्ट पल्स हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है अर्थात यहाँ से जो हमें रैम्प वोल्टेज का आउटपुट मिल रहा है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर से, वही पल्स हमें यहाँ आउटपुट पर प्राप्त हो जाती है अर्थात उसमें डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत कम होता है। इसीलिए हम इस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो है उसको काम में लेते हैं। और एक ये पल्स ट्रांसफार्मर जो ये गेट सर्किट है लो वोल्टेज, उसको इस हाई सर्किट जो एनोड कैथोड का यूज़ हो रहा है अर्थात जो थायरिस्टर का सर्किट है उससे आइसोलेशन जो है वो मिल जाता है। तो इससे आइसोलेट करने के लिए जो गेट सर्किट है उसको एनोड कैथोड के सर्किट से, क्योंकि रेटिंग बहुत ज़्यादा है SCR की, तो उसको आइसोलेट करने में भी ये सर्किट हेल्पफुल रहता है। ये यहाँ पर कनेक्टेड है लोड जिसके अक्रॉस आउटपुट है वोल्टेज VO। तो ये जब वर्क करेंगे तो जो लोड है उसको सप्लाई मिलेगा और जो भी नियंत्रण है, जो फेस कंट्रोल है वो किया जा सकता है अर्थात उसको उतने समय के लिए धारा मिलेगी। इस धारा की
जो मान है, क्योंकि फेज़ कंट्रोल है इसीलिए 0 से पाई में और ऐसे ही पाई से 2 पाई में इसकी जो वैल्यू है, इसका जो कोण है या एंगल है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो फायरिंग एंगल जब अधिक है अर्थात मोर है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे पास कुछ इस प्रकार की होगी वेव फॉर्म। ये है VS VM साइन ओमेगा टी इनपुट, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई, 0 पाई और ये 2 पाई। अब अगर हम देखें तो VDC हमें कुछ इस प्रकार का वोल्टेज मिलेगा जिसमें AC कंपोनेंट्स रहेंगे। VZ जो है उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक लिमिट कर देगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये है हमारे पास यहाँ पर VPD। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर जैसे ईटा टाइम्स VZ तक इसका मान पहुँचेगा, ये है ईटा टाइम्स VZ। तो ईटा टाइम्स VZ इनिशियली चार्ज होगा VPD से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ईटा VZ तक जैसे ही मान पहुँचेगा उस समय UJT जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। तो जो UJT का आउटपुट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास UJT का आउटपुट है वो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में जैसे RB1 जो कनेक्टेड होता है उसके अक्रॉस मिलता है, तो वैसे यहाँ पर इस VG के अक्रॉस मिलेगा, इसके बेस 1 के सिरे और ग्राउंड के मध्य VG हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो VG है वो हमें यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा, ईटा टाइम्स VZ पे UJT टर्न ऑन हुआ और ये पल्स मिल गई। ऐसे ही नेक्स्ट पल्स के लिए यहाँ टर्न ऑन हुआ और ये पल्स मिल गई। अब यहाँ अगर हम देखें तो फायरिंग एंगल का मान अधिक है तो जो आउटपुट मिलेगा हमें कम मिलेगा। अब जो VO है UJT टर्न ऑन होने के पश्चात ही लोड के अक्रॉस आउटपुट आएगा, क्योंकि SCR तभी फायर होगा। तो ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा आउटपुट। तो ये आउटपुट कैसा है, हमें यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है, अग्र बायस 0 से पाई वाली साइकिल में क्योंकि T1 ऑन है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्योंकि T2 ऑन है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, ओमेगा टी, और यहाँ पर ली है वोल्टेजेस। अब जब फायरिंग एंगल का मान कम है या लेस है, फायरिंग एंगल का मान लेस होगा, उस स्थिति में वेवफॉर्म जो है VPD जो है वो अधिक होगा, अर्थात पेडिस्टल वोल्टेज है उसे इस प्रकार से सेट किया जाता है, उसका मान अधिक रहता है। VPD अधिक है और ये यहाँ पर VPD अधिक है इसलिए हमें आउटपुट भी अधिक मिलेगा। ये ईटा टाइम्स VZ तक जैसे ही चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो यहाँ से हमें UJT टर्न ऑन हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि UJT जो है उसमें यहाँ जो फायरिंग एंगल है हमारे पास अल्फ़ा 2 वो कैसा है, हमारे पास कम है। तो फायरिंग एंगल जो है वो लेस है, तो आउटपुट का अधिकतर भाग हमें जो एज फेस कंट्रोल जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ हमें ये मिलेगा 0 से पाई तक के आउटपुट में। तो इसमें अगर हम यहाँ से देखें 0 से पाई तक के आउटपुट में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट अधिक मिल रहा है पहले वाली वेव फॉर्म से, जो पहले हमने फायरिंग एंगल अधिक में देखा था। तो यहाँ फायरिंग एंगल कम होने के कारण ये अधिक आउटपुट मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर फिर ये UJT यहाँ टर्न ऑन हुआ, यहाँ आएगा लोड के अक्रॉस आउटपुट, ये T1 के कारण और ऐसे ये T2 के कारण। तो इस पूरे UJT रैम्प एंड पेडिस्टल मेथड में जो VPD है उसके द्वारा नियंत्रण होती है ट्रिगरिंग, और जो रैम्प वोल्टेज हम इसमें काम में ले रहे हैं UJT का रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के द्वारा जो आउटपुट है, इसीलिए इसको कहा जाता है रैम्प एंड पेडिस्टल सर्किट। इसमें जो यहाँ वेव फॉर्म बनेगी, अर्थात जो VO में हम वेव फॉर्म बना रहे हैं, तो यही सेम जो साइन वेव है उसका इतना भाग, जैसे उसका ये फायरिंग एंगल हुआ तो यहाँ तक का भाग इसमें से हट जाएगा, बाकी वेव फॉर्म एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही इसमें भी जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ तक का भाग हट जाएगा और बाकी वेव फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फेज़ नियंत्रण है, यहाँ जो कोण है एंगल है अल्फ़ा 2 है, उसके माध्यम से नियंत्रण किया जा सकता है। अगर एक साधारण अनकंट्रोल्ड डायोड या कोई और अन्य डिवाइस काम में ली जाती तो ये नियंत्रण संभव नहीं था, तो इसीलिए SCR को काम में लेके नियंत्रण किया जा रहा है। थैंक यू।